हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से सभी लोग अपनी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। हम आपके लिए डेली ही जीके और जीएस के शॉर्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और उसी तरीके से आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम आपको डेली ही टॉप के यहाँ पर 30 प्रश्न को हम यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। और ये जो प्रश्न है वो हमारे यूपी प्लस भर्ती प्लस 2024 के लिए, इसमें सारे ही एनसीईआरटी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हमारा आज का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर, और देखेंगे इसमें क्या पूछा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, बताएंगे। इनके पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन हमारे सिद्धार्थ था, शुद्धोधन था, राहुल या फिर जमाली। तो महात्मा गौतम के जो पिता थे उनका नाम आपको बताना था, क्या था? तो इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। क्लियर? यानी ऑप्शन नंबर 1, सॉरी, शुद्धोधन था। इनके क्या नाम था? इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखेंगे क्या पूछा है। महात्मा गौतम बुद्ध के शरीर त्यागने को क्या संज्ञा दी गई है, या फिर क्या बोलते हैं? जब इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, प्रबोधन या फिर राजगृह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापरिनिर्वाण। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किसने कराया था? जो बौद्ध समितियाँ हुई थी तो उसकी जो तीसरी बौद्ध समिति हुई उसका आयोजन किसने कराया था? ऑप्शन है यहाँ पर हमारे हर्षवर्धन, अशोक, अजातशत्रु या फिर कालाशोक। तो किसने कराया था? यह कराया था यहाँ पर अजातशत्रु ने। ठीक है, किसने कराया था? अजातशत्रु ने। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी, अजातशत्रु नहीं, अशोक होगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? अशोक ने। अशोक ने तीसरी बौद्ध समिति का आयोजन कराया था। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है इसमें, अशोक ने तीसरी बौद्ध समिति का आयोजन किस स्थान पर कराया था? अभी तो पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि तीसरी बौद्ध समिति का आयोजन किसने कराया, और इसमें पूछा है कि अशोक ने तीसरी बौद्ध समिति जो कराई थी वह किस स्थान पर कराई थी। ऑप्शन देखेंगे एक बार, पाटलिपुत्र में, राजगृह में, कुंडलवन या फिर वैशाली में। तो कहाँ पर करवाई थी इन्होंने? तो यह कराई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, जो कि पटना जिसे बोलते हैं, आज हम पटना बोलते हैं और पहले से पाटलिपुत्र बोलते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? यानी ऐसे कौन कौन से प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? नेपाल से, भूटान से और चीन से। पहले डायग्राम में देखिए, नेपाल ये रहा और भूटान ये रहा और चीन हमारे ये रहा, और यहाँ भी चीन हो गया। ठीक है, तो इन तीनों साइडों से ये वाला हटा देंगे और ये रही चीन की सीमा यहाँ पर। तो अब बताइए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा स्टेट एक है जिसकी इन तीनों ही देशों से सीमाएं यहाँ पर टच हो रही हैं। ऑप्शन देखेंगे एक बार, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम हो गया। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर 4। कैसे? देखिए, ये रहा हमारा यहाँ पर सिक्किम। सिक्के का आकार का है यहाँ पर सिक्किम, और इसी की सीमाएं कैसे मिलेंगी? देखिए एक बार, यहाँ पर ये नेपाल की सीमा भी यहाँ पर टच हो रही है, ये चाइना की सीमा टच हो रही है, और ये यहाँ पर भूटान भी है, उसकी भी सीमा यहाँ पर टच हो रही है। तो 3 देशों से ये सीमाएं अपनी साझा करता है भारत का सिक्किम प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, और देखिए इसमें क्या पूछा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा, यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताइए भारत का कौन सा हो जाएगा?
ऑप्शन हमारे कंचनजंगा, नंदा देवी पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत। तो भारत का सबसे जो ऊंचा पर्वत है वह हो जाएगा नंगा पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। सॉरी क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया। इसमें पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये नहीं पूछा है कि पूरी तरह के भारत में स्थित। तो इसका जो आंसर है वैसे भी नंगा पर्वत नहीं होगा, अगर वैसे होता ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाए यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि राजस्थान में है, तो उसका जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो बताना आपको कौन सा है। कंचनजंगा है, गुरु शिखर है, गॉडविन ऑस्टिन या फिर नंगा पर्वत है। तो कौन सी है? इसकी हो जाएगी गुरु शिखर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आ गया और इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? बताइए सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी यहाँ पर कौन सी है? विंध्य है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, विंध्य है, गुरु शिखर है, अरावली है या फिर सतपुड़ा है। तो सबसे जो पुरानी चोटी है, सबसे प्राचीन चोटी वह हो जाएगी अरावली, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है वह सबसे प्राचीन श्रेणियों में। नंबर 9 में यहाँ पर पूछा है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जो अशोक ने शिलालेख जो लिखवाए, ठीक है, जो स्तंभों पर लेख तो उनको जो पढ़ा था सबसे पहले अंग्रेज ने, यानी काफ़ी सारे शिलालेख अब भी हैं जिन्हें अब तक नहीं पढ़ा जा सका है, तो उनको जो पढ़ने वाला अंग्रेज था वह कौन था? ऑप्शन हमारे जॉन टॉवर था, हैरी स्मिथ था, चार्ल्स मैटकॉफ था या फिर जेम्स प्रिंसिप था। किसने पढ़ा था सबसे पहले? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पर, और इनमें से अशोक महान किसका उत्तराधिकारी था? बताइए अशोक महान जो राजा था, सम्राट अशोक, वह किसका पुत्र था? उत्तराधिकारी मतलब किसका पुत्र था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का था, बिंदुसार का था, कालाशोक का था या फिर उदयन का था। तो यह थे जो जिसके पुत्र थे, यह बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? जो भू वाला हिस्सा है, जो भूमि वाला हिस्सा है पूरे विश्व में, तो उसमें से जो जिस हिस्से पर भारत बसा हुआ है ये रहा हमारा भारत। तो ये कितने टोटल हिस्से में से, यानी पूरा कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 100%। तो 100 में से कितने प्रतिशत हिस्से पर भारत का कब्जा है या फिर भारत की भूमि आती है? 4.5% पर, 3.6% पर, 8.2% या फिर 2.4% पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्र 2.4 भूमि पर ही भारत का यहाँ पर हिस्सा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों में कौन सा स्थान है? जो उत्तर प्रदेश है, राज्यों में इसका कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो? चौथा स्थान है, तीसरा स्थान है, दूसरा स्थान या फिर पहला स्थान है? तो कौन सा हो जाएगा इसका स्थान? ये हो जाएगा इसका चौथे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा? पहले स्थान पर हो जाएगा राजस्थान। फिर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए पूछा है भारत की कुल कितने प्रतिशत भूमि उत्तर प्रदेश में कृषि करने योग्य है? बताएंगे 16%, 18%, 22% या फिर 24%। जो भारत में जिस क्षेत्र पर कृषि की जाती है तो उसमें से कृषि के योग्य भूमि कितनी है उत्तर प्रदेश के अंदर? कुल भारत की, पूरे भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर जो भूमि है वो कितनी है जो कि कृषि करने के योग्य है? तो ये हो जाएगी 22% भूमि, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखेंगे एक बार, तंबाकू की खेती उत्तर प्रदेश में किस लिए की जाती है? बताएंगे। ऑप्शन देखिए, निर्यात हेतु, सिरा उत्पादन हेतु, खाने एवं हुक्का हेतु या फिर ये सभी। तो किसके लिए होती है तंबाकू की खेती? तंबाकू की खेती होती है खाने के लिए और हुक्का लिए, ठीक है। किसके लिए? तंबाकू
खाया भी जाता है और इसका हुक्का जो पीते हैं बुजुर्ग लोग उसमें भी इसका यूज होता है। इस तंबाकू का बीड़ी होती है, सिगरेट होती है, इन सारी चीज़ों में भी इसी का यूज होता है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जो ब्रिक्स BRICS, ठीक है, ब्रिक्स जो एक संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी बताना है। 16 जून 2009 को हुई, संघाई में इसका मुख्यालय है। 7 मार्च 2010 को हुई, कोलंबो में मुख्यालय। 11 अप्रैल 2012 को हुई, कनाडा में मुख्यालय। 15 मई 2010 को हुई या फिर इथोपिया में इसका मुख्यालय है। तो कहाँ हो जाएगा इसका मुख्यालय और कब हुई थी इसकी स्थापना? 16 जून 2009 में स्थापना हुई और संघाई में जो कि चीन में है, ठीक है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है ब्रिक्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को UNESCO यूनेस्को, इसकी स्थापना जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और इसे इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी परिभाषा मैंने इसका फुल मीनिंग हो गया। और बताना इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को पेरिस में हुई थी। 7 मार्च 1955 को कोलंबो में हुई थी। 11 अप्रैल 1912 को कनाडा में इसका मुख्यालय है। 15 मई 1972 और इथोपिया में इसका मुख्यालय है। तो इसका सही जवाब जिसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई और पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देखेंगे एक बार, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य की किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन हैं कावेरी नदी, श्रीशैलम नदी, महानदी या फिर गोदावरी नदी। तो देखिए सबसे अच्छी ट्रिक है मेरे हिसाब से इस नदी को और इस बांध को याद करने की कि जिस नदी में हीरे होंगे, ठीक है, कुंड यानी हीरों का कुंड जिस नदी के अंदर होगा वह नदी स्वयं कैसी होगी? वह नदी भी स्वयं महान होगी। यानी हीरा कुंड, हीरों का कुंड जिस नदी पर होगा वह नदी कैसी होगी? वह नदी भी स्वयं महान होगी। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या पूछा है। 18 की तरफ, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताइए? गंगा नदी है, सिंधु नदी है, महानदी या फिर गोदावरी नदी। तो अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें भारत की तो वह कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी गंगा नदी। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, होमगार्ड भी एक लोक सेवक है, इससे संबंधित इनमें से केस कौन सा है बताइए कौन सा है? ऑप्शन देखिए, विपिन बनाम केरल, शेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, अयोध्या मामले का वाद, एच होमगार्ड बनाम महाराष्ट्र। तो होमगार्ड जो है वह भी एक लोक सेवक माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो किस केस के तहत ये हुआ था सिद्ध, तो बताइए किस केस में इसकी कार्रवाई हुई थी? तो इसका हो जाएगा विपिन बनाम केरल, ठीक है। इन्होंने इस पर केस डाला था कि लोक सेवक को भी होमगार्ड को भी लोक सेवक का दर्जा दिया जाना चाहिए। फिर आता है हमारा क्वेश्चन आज का लास्ट, इसमें हम 20 प्रश्न ही रखेंगे। निम्नलिखित में से किसी को IPC की तहत सजा दी जा सकती है? इनमें से किसको IPC के तहत सजा दी जा सकती है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, विदेशी सेना या फिर अध्यापक को? तो किसको दी जा सकती है IPC के तहत सजा? यह दी जा सकती है अध्यापक को, ना ही प्रधानमंत्री को, ना ही राष्ट्रपति और ना ही विदेशी सेना पर। इन पर IPC की धारा बिल्कुल भी लागू नहीं होती। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको यहाँ पर पूरे 20 प्रश्न सॉल्व करवा दिए। आई होप आपका इसमें से स्कोर 18+ ही रहा होगा और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस है, डेली ही सॉल्व करना है, डेली देखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग ऐसे ही बनाए रखिए अपना। बाकी मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। सब्सक्राइब किए बिना आप वीडियो से बिल्कुल नहीं जाएंगे।